हिंदी की यादगार कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी वही सपने। तो शुरू करें कहानी वही सपने। आखिरी मेहमान को विदा कर निश्चिंत मन होकर वो बालकनी में जा खड़ी हुई। सड़क पर आते जाते लोगों को देखना उसकी प्रिय आदत थी। लोगों की भाव भंगिमाओं से, उनकी चाल की रफ्तार से उनके विषय में अपनी धारणा बनाना भी उसे प्रिय था। आज बहुत दिन बाद यहाँ खड़े होने की फुर्सत मिली थी। पिछले महीने भर से तो जैसे उसे पूरी नींद सोना भी नसीब नहीं हुआ। कभी मकान की लिपाई पुताई, कभी किसी कमरे से सामान निकलवाना, तो किसी में नए सिरे से जमवाना। कभी मिर्च मसालों का हिसाब, तो कभी आटे दाल का सिरदर्द। मेहमानों के स्वागत और विदाई का काम अलग, और इस सब के साथ साथ कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बार बार बाजार के चक्कर। सबसे अधिक परेशानी तो उसे साड़ियों से मेल खाते ब्लाउज के कपड़े ढूंढने में हुई थी। माला इस मामले में कुछ सनकी भी है। दुकान की रोशनी में ही नहीं, बाहर सड़क पर निकलकर भी कपड़ा मिला मिला कर देखती कि शेड फर्क तो नहीं है। वो झुंझुलाती तो बस एक ही वाक्य से माला उसका मुंह बंद कर देती। कौन मेरे 2-4 भाई बैठे हैं मम्मी, सुंदर सी भाभी पसंद की है तो उनके लिए ठीक ठाक सामान तो लेने दो, बेकार क्यों टालती हो। माला ही क्या, इकलौते बेटे की शादी का चाव उसे स्वयं ही क्या कम था। 40 फोटो में से 25 को तो माला ने ही निकाल दिया। फिर कई लड़कियां देखीं पर उसे कोई पसंद ही नहीं आई। किसी की आवाज़ मोटी तो किसी का कद छोटा, किसी का शरीर भारी तो कोई एकदम सीख सलाई सी। जामनगर वाली को तो उसने कंजी आंखों के कारण मना कर दिया। बनारस वाली का रंग जरा दबता सा था। कविता को देखा तो जैसे मन खिल उठा। क्या रंग, क्या रूप। लगता था भगवान ने फुर्सत से उसके दीपक के लिए ही उसे बनाया था। माला की मौसी ने दबी जबान से लेने देने की बात उठानी चाही तो उसने तुरंत उन्हें रोक दिया। उसे क्या बेटे का सौदा करना था। ऐसा ही था तो अमृतसर वाले क्या बुरे थे, जो कार देने के साथ साथ दामाद को अमेरिका भेजने का भी पूरा खर्चा उठाने को तैयार थे। पर नहीं, उसे रुपए पैसे से बढ़कर अपने बेटे की खुशी चाहिए। भगवान की दया से उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, और जो कुछ नहीं भी है वो उसका दीपक धीरे धीरे ले आएगा। भगवान उसे सही सलामत रखें। दान दहेज के दम पर घर भरकर बेटे की ज़िंदगी ख़त्म करने वाली माँ वो नहीं। और उसने कविता को पसंद कर लिया था। महीने भर के अंदर ही शादी भी हो गई। कविता के पिता नहीं थे। माँ ने थोड़ी बहुत तैयारी की। उसकी पसंद को हर किसी ने सराहा तो मानो वो धन्य हो उठी। बच्चों के प्रति उसने अपना आखिरी उत्तरदायित्व पूरा कर दिया। माला अपने घर में सुखी थी, संतुष्ट थी। दीपक भी प्रसन्न ही दिखता था। कल ही तो कविता को लेकर नैनीताल गया है। सोचते सोचते एक अजीब सी तृप्ति भरी थकान उसे महसूस होने लगी। उसने बाहर देखा। सड़क पर इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे थे। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। उसने पंखा तेज करते हुए सोचा। आराम कुर्सी पर बैठकर शरीर शिथिल हुआ तो दिल और दिमाग चंचल हो उठे। देखते देखते दृष्टि सड़क का आखिरी मोड़ पार कर दूर अतीत में खो गई। जब एक सुबह पति और 1 वर्ष के बेटे के साथ उसने ससुराल का पुश्तैनी घर छोड़ा था। घर के साथ और भी बहुत कुछ छूटा था। सास ससुर, ननद देवर जेठानी, परंपरागत जीवनचर्या, संयुक्त परिवार की सीमाएं, बहुत कुछ था जो पीछे छूट गया। मानो पूरा का पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया हो। 25 वर्ष पहले सब कुछ पूर्ववत ही चल रहा था। एक रात उसने छुट्टियों में घर पर आए पति से कहा था कि अपने बेटे के भविष्य के लिए वो चाहती थी कि वे लोग वहाँ से हटकर शहर में बस जाएं। वो बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थी। उसके विकास के लिए अच्छे से अच्छा वातावरण चाहती थी। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 करने वाली गांव की पाठशालाएं उसे बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसके मन में तो वो अंग्रेजी स्कूल बस गया था, जिसकी लिफाफा भर तस्वीरें नीटू के दाखिले के बाद बड़ी बहन ने उसे भेजी थीं। जाने कितनी बार उसने उन्हें उलट पुलट कर देखा था। स्कूल था कि हर तरफ से अच्छा ही लगता, और नीटू हाथ में किताबों की छोटी सी अटैची उठाए निकर, कोट और मोजों जूतों से लैस किसी नन्हे साहब से कम थोड़े ही लग रहा था।
और उसने तय कर लिया था कि उसका दीपक भी एक दिन किसी वैसे ही स्कूल की इमारत में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाएगा, जिन्हें वो लिफाफों में बंद करके सबके पास भेजेगी। माधव प्रसाद ने पत्नी को समझाने की भरसक कोशिश की कि ऐसा उनके परिवार में आज तक नहीं हुआ, कि ऐसा करने से माँ का दिल टूट जाएगा, समाज में बदनामी होगी और सीमित आय में स्वतंत्र घर चलाने में उन्हें स्वयं भी परेशानी होगी। पर दुर्गा गजब की हिम्मती थी और हटी भी। वो अपनी बात पर अडिग रही। हार कर माधव प्रसाद ने माँ से दुर्गा का निश्चय कह सुनाया। उन पर तो मानो बिजली गिर पड़ी। हर समय मुस्कुराता चेहरा देखते ही देखते स्याह पड़ गया। बड़ी मुश्किल से वे घिसटते पैरों से आंगन के उस कोने में बिछी चारपाई तक पहुंची। माधव प्रसाद कुर्ते की आस्तीन से आंख पोंछते हुए बाहर निकल गए। जमीन पर बिखरे कच्चे चावलों को चींची करके चाव से खाती चिड़ियाँ यकायक चुप हो एक एक कर उड़ गईं। आंगन के बीचों बीच झूमते तुलसी के पत्ते भी हवा के थम जाने से शांत हो गए। पल भर में ही मानो सब कुछ बदल गया। कई दिनों तक घर में पंचायत बैठी। साम दाम भेद दंड हर तरीके से सास ने दुर्गा का हृदय परिवर्तन करना चाहा, पर दुर्गा संकल्प कर चुकी थी। क्रोध, आंसू, तनाव, व्यंग, लांछन, कौतूहल, हवेली में जमा हुआ गांव भर की भीड़ के चेहरों पर उस सुबह तरह तरह के भाव थे। ये घटना उन सबके लिए अनहोनी थी। दीपक को कंधे से लगाए घर की देहरी पर माथा टेक माधव प्रसाद पत्नी के साथ तांगे में बैठ गए थे। उस दिन के बाद दुर्गा ने कभी पलट कर नहीं देखा। नए परिवेश को अपनाने की आतुरता के बावजूद नया जीवन स्वयं उसे ही कुछ दिन बड़ा अजीब लगा था, लेकिन भविष्य के सुनहरे सपनों ने उसके पांवों को अतीत की किसी भी देहरी पर ठहरने नहीं दिया। दीपक की देखभाल, दीपक की पढ़ाई लिखाई, दीपक का सर्वांगीण विकास, यही जैसे उसकी ज़िंदगी का एकमात्र ध्येय बन गया हो। 2 वर्ष बाद माला हुई तो उसका काम बेहद बढ़ गया। दीपक को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के लिए आवश्यक था कि एक एक पैसे को सोच समझकर खर्च किया जाए। माधव प्रसाद की नौकरी भी तब कोई विशेष अच्छी नहीं थी। माला साथ ले जाने लायक हुई तो दुर्गा ने पास ही के एक नर्सरी स्कूल में नौकरी कर ली। दिन के 4 घंटे उसमें निकल जाते, फिर घर का सब काम। पर दीपक का परीक्षा परिणाम निकलता तब दुर्गा अपनी सब थकान भूल जाती। क्या था जो दीपक ने चाहा हो और माँ ने उसे न दिया हो? किसी भी तरह का अभाव उसने बच्चे को महसूस नहीं होने दिया। आखिर मात्र इसी ध्येय के लिए तो वो इतनी दूर परदेश में आ बसी थी। दीपक बड़ा हुआ, इंजीनियर बना, एक बड़ी कंपनी में खासे बड़े पद से उसके जीवन की शुरुआत हुई। दुर्गा का कोई अरमान शेष न रहा। उसकी तपस्या पूरी हुई, सफल हुई। जिस दिन दीपक ने पहली तनख्वाह के रुपए लाकर माँ के हाथ पर रखे, दुर्गा के तो पर ही उगाए। प्रसाद चढ़ाने से मन नहीं भरा तो अड़ोस पड़ोस में ही बात बेबात घूमती रही। लोगों को बताती रही कि उसका बेटा कितना लायक है, कितना आज्ञाकारी, कितना माँ बाप का आदर करने वाला। श्रवण कुमार की उपाधि पाई दीपक ने। इठलाती घूमी उसकी माँ। आखिर उसने किया भी तो कितना था, नहीं तो दीपक भी आज चचेरे भाइयों की तरह धोती कुर्ता लटकाए थान और गज का हिसाब रख रहा होता, या अधिक से अधिक गांव की पाठशाला में मास्टरी करता हुआ मैले गंदे कपड़े पहने बच्चों को रोज़ वही साफ सुथरा रहने का पाठ पढ़ा रहा होता। आज वो दीपक नहीं, कुलदीपक था, घर का नाम रोशन करने वाला, खानदान का नाम रोशन करने वाला। और इसका श्रेय पूरी तरह दुर्गा को जाता था। उसकी आंखों में जो मंजिल एक बार बस गई तो फिर उसने अर्जुन बनकर राह के कटीले झाड़ों को देखा ही नहीं। परिष्कृत परिमार्जित जीवन गेंद अपने बेटे के लिए खोज लाने के लिए जाने कितने कालिया नागों से वो कृष्ण की तरह सहजता से हंसते हंसते जूझी थी। अधिकतर चुप ही रहने वाले माधव प्रसाद के मुंह से जाने कैसे उस रात निकल गया। माँ का भी यही हाल था। क्या मतलब? सास से अपनी तुलना के प्रसंग दुर्गा को कम ही भाते थे। जब पहली बार मैंने रुपए लाकर माँ के आंचल में डाले थे तो पगली 5 मिनट तक मेरी बलैयाँ ही लेती रही। खुशी के मारे उसके आंसू बहने लगे। असल में और सब लोग तो दुकान पर बैठते थे तो सब काम साझे का ही होता था। मैं ही पहली बार नौकरी करने निकला था। माधव प्रसाद पत्नी के पास होते हुए भी उससे बहुत दूर चले गए थे। दूर,
एक पुराने हवेली नुमा मकान में, जहाँ उनके आने की आहट पाते ही माँ सूजी भूनने लगती थीं, क्योंकि उनके माधव को हलवा बहुत पसंद था। जहाँ बड़े भैया गंगू और वो हमेशा बैठकर खाना खाते थे। जहाँ भाभी के साथ खेली गई जाने कितनी रंगीन होलियों की याद अब भी कभी कभी मन में गुदगुदी कर देती है। जहाँ बबली और बिट्टू चाचा की पीठ पर चढ़ चल मेरे घोड़े टिक 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 का गाना गाया करते थे। जहाँ हर शाम घर भर के लोग कुल देवी की आरती उतारा करते थे। दुर्गा भी उन्हीं लोगों में भटक रही थी। शादी हुई तो पारो ने भाभी की साड़ी का पल्लू न छोड़ने की ही कसम खा ली। कितना फुसलाकर माँ जी उसे अपने साथ ले गई थी। जीजी ने तो महीनों काम में हाथ ही नहीं लगाने दिया। वो जिद करती तो हंस देती। अरे सारी जिंदगी पड़ी है काम करने को, घबराती क्यों है? उन्होंने ठीक ही कहा था। उनका साथ छूटा तो दुर्गा भूल ही गई कि आराम क्या चीज़ होती है। भाभीयों के लिए सबकी नज़रें बचाकर गंगू लाला द्वारा लाए जाने वाले रबड़ी के दोने भी पुरानी यादगार बनकर रह गए। पर इतना लाड़ लड़ाने वाली मांझी और जीजी ने भी जब घर छोड़ने की बात पर उसे गलत समझा और उल्टे सीधे आरोप उस पर लगाए, तब उसका मन उनके लिए एकदम खट्टा हो गया। आखिर वो अपने सुख चैन के लिए तो कुछ कर नहीं रही थी। कौन माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें? दुर्गा ने ही ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो उन लोगों ने इतना बुरा माना कि संबंध ही तोड़ डाले? खुद जीजी ने क्या बिट्टू को पास के कस्बे के बड़े स्कूल में हॉस्टल में रखकर नहीं पढ़ाया था? पर कहे कौन? कहो तो नए ज़माने की नई हवा पर मांझी और बाबूजी का लेक्चर सुनो। ज़माना कितना आगे बढ़ गया है, ये उन्हें बता सकना दुर्गा के बूते की बात नहीं थी। किस्मत और वक्त के भरोसे सब छोड़कर भारी दिल से वो उन सबकी चरण रज माथे से लगा उस दिन चली आई थी। पर समय कुछ भी तो नहीं बदल सका। माला की शादी का कार्ड लेकर तो वो खुद गई थी। अलग अलग हरेक से आने को कहा था। माँ जी के तो पैर पकड़ लिए थे। जीजी से कहते समय तो उसे रोना ही आ गया, पर कोई भी पास आकर नहीं फटका। उसे कितना बुरा लगा था, पर फिर उसने भी जी गड़ा कर लिया। दीपक की शादी का कार्ड उसने डाक से ही भिजवा दिया। क्या फ़ायदा? 100 मुसीबतें मोल लेकर जाओ और वहाँ सबकी अकड़ ही बनी रहे। फिर भी मन नहीं माना तो कार्ड के पीछे ही जीजू को अपनी सौगंध देते हुए 2 लाइनें तो लिखी दी। अपनों के बिना शादी ब्याह की क्या रौनक। लाख अड़ोसी पड़ोसी आ जाएं, यार दोस्त आ जाएं, पर अपने अपने ही होते हैं। घर की शोभा तो उन्हीं से है। पर सगे पोते के ब्याह में मांझी नहीं आई। जीजी सुबह की बस से आईं और रात की बस से लौट गईं। भला ये भी कोई आना हुआ? धैया छूने वाली बात हो गई बस। कितनी औरतों ने पूछा, दादी कहाँ हैं, बुआ कहाँ हैं, पर होती तब तो बताती। मन मसोस मसोस कर रह गई। ठीक है, जैसे उनकी मर्जी। दुर्गा को कोई पछतावा नहीं। उसने वही किया जो एक समझदार दूरदर्शी माँ को करना चाहिए था। घर की 4 दीवारी में सीमित बने रहना कहाँ की समझदारी थी, वो समझ नहीं पाई। वक्त की रफ्तार से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करना ही उसका दोष हो गया। वो स्वयं अधिक नहीं पढ़ पाई थी, इसी का उसे काफ़ी दुख था। अपने बच्चों के लिए कोई भी कोर कसर आखिर वो छोड़ती भी तो कैसे? समय तो बिना पंखों का पाखी ठहरा, कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। बालकनी में खड़ी दुर्गा एक बार फिर उलझे हुए अतीत में भटकने लगी। कैसे हो गया ये सब कुछ? वही राह थी, वही राही जन, पर आज उसकी दृष्टि उसकी भाव भंगिमाओं पर ठहर नहीं रही थी। सड़क की छाती पर लगे कोलतार के काले पैबंदों में वो जाने क्या ढूंढ रही थी। दूर पीली कोठी के पास घूमकर खत्म होती सड़क के पार जाने वो क्या देखे जा रही थी? अनेक घुमावदार रास्तों के बीच खो गई अपनी जिंदगी को, या शायद सोच रही थी कि किस दोराहे पर वो गलत दिशा में मुड़ गई थी। कविता सचमुच कविता थी। कल्पना लोक में विचरती, स्वयं में तल्लीन, दुनिया से पूरी तरह बेखबर। दुर्गा ने सोचा था घर में 1 से 2 होंगे तो काम बढ़ जाएगा, उसे कमर सीधी करने का मौका मिलेगा। 1 से 2 तो हुए पर काम नहीं बटा। उसकी कमर झुकी ही रही, पर उसने बुरा नहीं माना। आखिर यही तो उन दोनों के खेलने खाने के दिन हैं। माला के आक्रोश को पीते हुए उसने कहा, बेटा खुश रहे उसे और क्या चाहिए, बहू भी तो आखिर किसी की बेटी है। कविता में उसने माला का रूप देखा। साल भर भी नहीं बीता था
कि घर नन्हे समीर की किलकारियों से भर उठा। दुर्गा का काम और बढ़ गया। नौकरों के सहारे घर चला करते हैं क्या? 24 घंटे समीर की देखभाल कर सकने के ख्याल से उसने नर्सरी छोड़ दी। अब उसे पैसे की आवश्यकता ही कहाँ थी। माधव प्रसाद ने कहा भी कि इतनी देर को तो बच्चे को कविता भी देख सकती है। स्कूल में 4 लोगों में बैठकर हंस बोल लेने से दुर्गा का मन लग जाता होगा। पर दुर्गा कहाँ सुनने वाली थी। और वैसे भी अब उम्र आ गई थी जब वो पोते पोतियों को परियों, राजकुमारियों और राक्षसों की कहानियाँ सुना सुना कर समय बिताए। समीर 2 साल का था कि सीमा आ गई। दुर्गा अपनी नन्ही दुनिया में पूरी तरह खो गई। सीमा भाग्यशाली बच्ची थी। उसके जन्म के कुछ ही महीने बाद दीपक का प्रमोशन हो गया। वो अपने विभाग का प्रमुख बना दिया गया। हफ्तों पार्टियाँ चलीं। कविता और दीपक की अधिकतर शामें बाहर ही बीतने लगीं। दुर्गा बच्चों को लेकर पार्क में जा बैठती, उन्हें तरह तरह की चिड़िया दिखाती। नैसर्गिक सौंदर्य में मगन वो जान भी नहीं पाई कि कब क्यारियों में छिपा नाग उसे डसकर चला गया। दंश का एहसास तो उसे तब हुआ जब सुबह दीपक ने माँ से कहा कि वो कंपनी द्वारा दिए जा रहे मकान में रहना चाहेगा। गले में फंसते कांटे को मुश्किल से निकाल कर दुर्गा ने जानना चाहा कि उसे इस घर में कोई तकलीफ़ थी क्या। कोई तकलीफ़ नहीं मम्मी, कविता चाहती है कि, कहते कहते दीपक अटका, जैसे अपनी बात कहने के लिए उसे पूरे शब्द ना मिल रहे हों। लेकिन दुर्गा समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसका मुंह तमतमा उठा। क्या तुम अच्छे स्कूल में नहीं गए? अच्छे लोगों के बीच नहीं रहे? उसने बेटे से पूछना चाहा, पर तभी जाने कैसे माँ जी वहाँ आ खड़ी हुई, जो आज से 28 वर्ष पहले यही सवाल अपने माधव से पूछ रही थीं। दुर्गा को डर लगा कि अगर उसने मुंह खोला तो शायद गले से आवाज़ उसकी अपनी नहीं, माँ जी की ही निकले। और एक सुबह मम्मी पापा की चरण रज ले दीपक और कविता समीर और सीमा को गोद में उठाए वहाँ से चले गए थे। एक बार फिर कोने के गमले में लगा तुलसी का पेड़ चुप खड़ा था। एक बार फिर चिड़ियाँ बिना दाना चुगे ही उड़ गई थीं। एक बार फिर दुर्गा बालकनी में खड़ी हो दूर क्षितिज में कुछ ढूंढ रही थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी, वही सपने। कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।